हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, आज से हम यहाँ शुरू कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए एनसीईआरटी की क्लास 4 की बुक है आसपास। इसको हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। क्लास 5 की जो बुक है एनवायरनमेंट की वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 5th के जितने भी एनवायरनमेंट के टॉपिक थे, जितने लेसन थे उस बुक के, वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से शुरू कर रहे हैं क्लास 4 की बुक। देखिए, अगर आपको एनवायरनमेंट जो कि सीटेट के पेपर में आता है, प्राइमरी लेवल का जो पेपर होता है, उसमें आप एनवायरनमेंट में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी होगी। 3rd, 4th और 5th ये तीनों क्लास की एनवायरनमेंट की बुक आप अच्छे से कर लीजिए। इनमें से इनको चैप्टर में से आप क्वेश्चन निकालिए और फिर देखिए आपका स्कोर कितना अच्छा होता है। तो इसीलिए चलिए आज शुरू कर रहे हैं। हम पहले एक बार लेसन देख लेते हैं कौन कौन से लेसन हैं इसमें। लेसन है चलो चले स्कूल, कान कान में, नंदू हाथी, अमृता की कहानी, अनीता की मधुमक्खियाँ, ओमना का सफ़र, खिड़की से, नानी के घर तक, बदलते परिवार, हू तू तू, फुलवारी, कैसे कैसे बदले घर, पहाड़ों से समुद्र तक। इसके बाद है बसवा का खेत, मंडी से घर तक, चूं चूं करती आई चिड़िया, नंदिता मुंबई में, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, जड़ों का जाल, मिलकर खाएं, खाना खिलाना, दुनिया मेरे घर में, पोचमपल्ली, दूर देश की बात, चटपटी पहेलियाँ, फौजी वहीदा, कोशिश हुई कामयाब। तो ये 27 लेसन हैं क्लास 4th में एनवायरनमेंट के, जो हम यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला लेसन क्या है। देखिए, एक बार अगर आप इसे अच्छे से कर लोगे, ज़्यादा नहीं है, एक ही बार में आप कई कई लेसन कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए आप एक बार अच्छे से पढ़ ले, बस थोड़ा सा ही ध्यान देने की बात है और आपके यहाँ पर काफ़ी अच्छे मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे। सबसे पहले इसमें जो पार्ट है वो है चलो चले स्कूल। स्कूल के बारे में ही सबसे पहला लेसन यहाँ दिया है और दिखाया गया है। देखिए, कुछ बच्चे आओ कुछ बच्चों से मिले और देखें कैसे कैसे ये बच्चे स्कूल पहुँचते हैं, क्योंकि हर किसी के पास स्कूल की सुविधा वैसी नहीं होती, सबके पास समान नहीं होती। किसी को दूसरे गांव में जाना पड़ता है, किसी के अपने ही गांव में होता है, किसी को काफ़ी दूर पहाड़ी रास्तों को पार करके जाना होता है। तो हर किसी के अलग अलग स्कूल जाने की व्यवस्था होती है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। ये देखिए, यहाँ पर ये बच्चे बांस से बने हुए पुल को पार करते हुए स्कूल जा रहे हैं और कह रहे हैं हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं, क्योंकि इन बच्चों को आदत हो जाती है ऐसे पुल को पार करने की। जिनको आदत नहीं होती वो इस पे तेज़ी से नहीं चल पाएंगी। तो यहाँ दिखाया है कि कैसे बच्चे, देखिए, हाथों में इन्होंने अपनी बुक्स ली हुई है और दूसरे हाथ से ये बांस को पकड़कर चल रहे हैं। इन्हें स्कूल जाने में कितनी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में दिखाया गया है। यहाँ पर दिखाया है कि देखिए, इन बच्चों ने कुछ ईंटें अलग अलग रखी और इन पर चलने के लिए कहा कि क्या ऐसे चलकर देखो इन पर आपको कैसा लगता है, क्या ये आसान लगता है। बिल्कुल लगता है, ईंटें रखकर, क्योंकि वो तो ज़मीन पर ही रखी है, उसमें गिरने का भी डर नहीं है, तो ये चलना तो काफ़ी आसान है। अपनी टीचर की मदद से 4-5 बांसों को बांधकर एक छोटा सा पुल बनाओ, उस पर चलकर देखो तुम्हें कैसा लगेगा। गिरे तो नहीं, हो सकता है कुछ बच्चे गिर भी जाए, क्योंकि जिन बच्चों को चलने की आदत नहीं होती पुल पर वो गिर भी जाएंगे, लेकिन जब वो कई बार इसके चलकर देखेंगे तो उन्हें भी आसान लगने लगेगा। जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना ज़्यादा आसान होगा या नंगे पैर? क्यों? देखिए, जब पुल पर चलते हैं या किसी भी चीज़ पर ऐसे चलते हैं तो वहाँ पर नंगे पैर चलना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि नंगे पैरों से उस बांस को आप जिस पर आप चल रहे हैं वहाँ अच्छी पकड़ बन पाती है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। ये देखिए, लद्दाख के बारे में दिखाया गया है और ये एक ट्रॉली है और बच्चे इस ट्रॉली में, देखिए बच्चा यहाँ इस ट्रॉली में बैठ रहा है और इसमें बैठकर ये आगे इसके स्कूल तक पहुँचाएगी। फिर दूसरे बच्चे आएंगे जो पीछे जा रहे हैं, वो भी इस ट्रॉली में बैठकर अपने स्कूल जाते हैं। तो ऐसी ट्रॉली में बैठकर कहाँ से जाते हैं बच्चे, वो लद्दाख की बात की गई है। स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है, जो कि खूब चौड़ी और गहरी नदी है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, क्योंकि देखिए ट्रॉली में दिखाई गई है ये मजबूत लोहे की रस्सी यहाँ पर है।
यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी होती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला होती है। ये ट्रॉली पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। अब ऐसे ही कहा गया है कि चलो करके देखो। यहाँ पर 2 चित्र दिखाए गए हैं। इनमें ये बच्चा इस रस्सी को पकड़कर कुएं से बाल्टी को खींच रहा है और दूसरा बच्चा जो है इस पुलिया की सहायता से बाल्टी को खींच रहा है और इसे घिरनी बोलते हैं। ये बिना घिरनी के और ये घिरनी की सहायता से खींच रहा है। अब ये पूछ रहे हैं कि अपने आसपास देखो, तुम कहाँ कहाँ पुली का प्रयोग देखते हो। तो पुली का प्रयोग ऐसी, अब कुएं से तो पानी खींचने के लिए कहीं स्थान रहे नहीं ऐसे कि पानी को ऐसे निकालते हो, लेकिन इनका प्रयोग और कहाँ हमने देखा है, जैसे कि कहीं कंस्ट्रक्शन का काम, कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही हो तो वहाँ पर सामान ऊपर नीचे लाने के लिए ये ऐसी पुलियाँ बनी होती है। और आगे दिया है इसमें कि तुम भी चरखी या खाली धागे की रील से पुली बनाकर कुछ सामान उठाने की कोशिश करो। ये देखिए, जैसे कि इस बच्ची ने यहाँ ये चारपाई है और चारपाई पर यहाँ पर एक पुलिया बनाई है और इसे ईंट उठाकर उठा रही है। तो कितना आसान हो जाता है इसे, क्योंकि जब ये बिना पुलिया के उठाएगा तो इसे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा और इसकी सहायता से काफ़ी आसानी से इसे बाहर निकाल सकता है। इसके बाद ये यहाँ सीमेंट का पुल दिखाया गया है। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। लेकिन ये पुल पीछे हमने जब देखा था तो बांस का बना हुआ पुल था, लेकिन यहाँ पुल कैसा बना है, सीमेंट, ईंट और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए ये यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। यह पुल बांस के बने पुल से किस तरह अलग है, क्योंकि ये पुल, वो पुल किससे बना था, लकड़ी बांस से बना हुआ था, रस्सियों से बना हुआ था, लेकिन ये बना हुआ है सीमेंट और लोहे से। इसके बाद अंदाज़ा लगाओ इस पुल को एक समय में कितने लोग पार कर सकते हैं। तो क्योंकि सीमेंट के पुल की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसे लगभग एक बार में 20-25 आदमी तो पार कर ही लेंगे। इसके बाद जैसे कि कैसे बच्चे अलग अलग पुलों की मदद से उबड़ खाबड़ रास्ते और नदियों को पार करके पहुंचते हैं, क्या आपने देखा है। अलग अलग जगहों पर बच्चे अलग अलग तरीके से जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अपने आसपास किसी पुल या पुलिया को देखो और उसके बारे में कुछ बातें पता करो, जैसे कि वो कहाँ पर बना है, पानी पर बना है, सड़क पर है, पहाड़ों के बीच में है, उस पुल को कौन पार करते हैं, किसके लिए वो पुल बनाया गया है, जानवर या गाड़ियों के लिए, या फिर वो पुल कितने साल पुराना है। ये सब डाटा जो है उस पुल के बारे में इकट्ठा करने के लिए बोला है, ताकि बच्चों को उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। आगे देखें, यहाँ दिया है, ये केरल के दिखाई गई है, एक नाव है केरल में और बच्चे इस नाव की सहायता से नदी को पार कर रहे हैं। अब बात है कि वल्लम, ये क्या है। वल्लम, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाता है कि वल्लम क्या है। वल्लम होती है लकड़ी की बनी छोटी नाव। इस नाव को केरल में वल्लम के नाम से पुकारा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वन सेकेंड। देखिए, ये पढ़ रहे थे हम कि वल्लम किसे कहा जाता है। ये होती है लकड़ी की बनी छोटी नाव, जिसे केरल में वल्लम कहते हैं। आगे है, क्या तुमने किसी और तरह की नाव देखी है। पानी पार करने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो पानी कैसे पार किया जा सकता है, हम तैरकर कर सकते हैं, जहाज भी बने होते हैं इसके लिए। इसके बाद आगे दिखाया गया है राजस्थान के बारे में। देखिए, अलग अलग जगहों के बारे में बताया है। अभी केरल के बारे में बताया, उससे पहले लद्दाख के लिए था, और अब बात हो रही है राजस्थान की। राजस्थान में कैसे जा रहे हैं बच्चे, ये देखिए, ऊंट गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। तो राजस्थान में होती है ऊंट गाड़ी का प्रयोग। इसके नीचे लिखा भी है कि हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है, दिन में तो रेत खूब तपती है, हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। इसके बाद बोला है कि क्या तुमने भी कभी ऊंट गाड़ी तांगे पर बैठे हो, खुद चढ़े थे या कैसे
ऊँट गाड़ी पर या तांगे में जब बैठते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। बच्चों से पूछा भी गया है इस बारे में। तो जो रेगिस्तान के बारे में बात हुई है वहाँ पर ऊँट गाड़ी का प्रयोग था। अब बात हो रही है मैदानी इलाकों की। मैदानी इलाकों में कैसे क्या यूज होता है? हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तो मैदानी इलाकों में यूज होती है बैलगाड़ी। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। इसके बाद आगे दिया है कि जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होता होगा। जानवरों के प्रति भी बच्चों से बातें करें ताकि बच्चों को उनके बारे में भी संवेदनशीलता प्राप्त जान सकें। इसके बाद है, क्या तुम्हारे यहाँ भी बैलगाड़ियाँ होती हैं? बिल्कुल होती हैं। गांव में तो अक्सर देखने को मिलती हैं। क्या उनमें छत होती है? नहीं होती। कुछ की उसमें लगी होती है, पहिए लकड़ी के बने होते हैं और आजकल तो लोहे से बने हुए भी होते हैं। बैलगाड़ी का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। और इसके बाद देखिए ये है, अब अलग अलग सवारियाँ दिखाई गई है। यहाँ पर लड़कियाँ कैसे स्कूल जा रही है? ये जा रही है साइकिल से। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जाती ही नहीं थी, लेकिन अब कई लड़कियां एक साथ मिलकर साइकिल से चली जाती हैं। इसके बाद यहाँ दिखाया गया है, ये है जुगाड़। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। ये फटफट करती हुई चलती है ना शानदार? आगे से देखो तो मोटर बाइक जैसी, ये देखिए, और पीछे से देखो तो इसमें लगे होते हैं लकड़ी के फट्टे। तो ये एक, इसका नाम क्या होता है? जुगाड़ है। क्या आपके इलाके में भी ऐसी गाड़ी होती है? हमारे इलाके में भी चलती थी भैया ऐसी गाड़ी। तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं? हमारे यहाँ भी इसे जुगाड़ ही बोलते हैं। क्या तुम ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करोगे? बिल्कुल, हर तरह की गाड़ियों में बैठना चाहिए, पता लगना चाहिए कि कैसा लगता है। क्या तुम बता सकते हो इसे जुगाड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कई तरह के अलग अलग चीज़ों से मिलाकर बनाई गई है। जैसे कि ये बाइक्स है पीछे, इसमें लकड़ी के फट्टे हैं, तो अलग अलग चीज़ों का उपयोग करके बनाई गई है, इसीलिए इसे कहते हैं जुगाड़। अब आगे जंगल से जाते हुए बच्चों को दिखाया गया है। देखिए, ये बच्चे जंगल से होते हुए जा रहे हैं। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है, और उस सन्नाटे में हमें सुनाई क्या देता है? केवल पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें। तो याद रखें, जब भी गहरा सन्नाटा होगा तो वहाँ पर भी आपको आवाज़ें सुनाई देंगी। किसकी? पक्षियों और जानवरों की। क्या तुम कभी घने जंगल या ऐसी जगह से गुजरे हो? तो कहाँ से गुजरे होंगे, ये सब यहाँ पर बताए हैं। इसके बाद अब दिखाए गए हैं बच्चे पहाड़ियों पर। ये उत्तर की पहाड़ियाँ दिखाई गई हैं जो कि बर्फ़ से ढकी हुई है। देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं, मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर। हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं तो ध्यान से धीरे धीरे चलना होता है, क्योंकि अगर बर्फ़ ताज़ी जमी हुई होगी तो उसमें पैर धंस जाएंगे, और अगर जमी हुई होगी, पहली जमी हुई होगी, तो वो फिसल सकती है। इसलिए बर्फ़ पर काफ़ी धीरे से चलना होता है। ऐसी बर्फ़ कितनी शानदार बर्फ़ है, कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। ये ऐसी फिल्म, सॉरी, कहाँ पर आपने ऐसी बर्फ़ कहाँ पर देखी है? ज़्यादातर ऐसी जो बर्फ़ है वो फिल्मों में ही देखने को मिलती है। कोई बहुत से बच्चे गए भी होंगे घूमने। इसके बाद है उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। ये कहाँ पर है? जैसे कि उत्तराखंड में दिखाए गए हैं, कैसे जगह जगह पत्थर पड़े हुए हैं और इन रास्तों से होकर जा रहे हैं बच्चे स्कूल। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में जाने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, लेकिन हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं, क्योंकि इन बच्चों को डेली जाना होता है, इसलिए इन्हें आदत हो जाती है। और जो बच्चे जिन्हें सारी सुविधाएं प्राप्त होती है वो बच्चे स्कूल जाते भी नहीं, और इन बच्चों को देखिए कितनी मुश्किलें पार करके स्कूल जाते हैं। चाहे घने जंगल हो, खेत हो, पहाड़ हो या फिर दूर दूर तक फैली बर्फ, हम बच्चे स्कूल पहुंच ही जाते हैं। क्या स्कूल पहुंचने में तुम्हें भी परेशानी होती है? तो कुछ जगहों पर होती है जहां स्कूल की सुविधा नहीं हो पाती, तो वहां पर दिक्कत आती है बच्चों को। अब आगे है, मैदान में या स्कूल में किसी खुली जगह पर सब बच्चे इकट्ठे हो जाओ। और इसके बाद बताया है कि देखो कैसा लगता है आपको भी। अगर आप जिस जगह पर आप चल रहे हो वहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसी जगह हो तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा चलने में। अगर ज़मीन कांटे भरे मैदानों में बदल गई हो और आसपास ऊंची ऊंची घास हो तो आप वहाँ चल भी नहीं पाओगे।
अगर ज़मीन ठंडी ठंडी बर्फ़ से ढक गई हो तो कैसे चलोगे? तब बहुत धीरे से चलना होगा ताकि बर्फ़ में ये धंस ना जाए या फिर बर्फ़ वहाँ से फिसल ना जाए। तो इसके बताया गया है कि अलग अलग जगहों पर आदमी की चाल बदल जाती है। इसके बाद दिया है स्कूल पहुँचने के लिए, देखिए ये जो यहाँ पर कॉलम दिया होता है ना अध्यापक के लिए, इसे ज़रूर देखना क्योंकि यहाँ से ही पेडागोजी के क्वेश्चन निकल कर आते हैं। स्कूल पहुँचने के लिए बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों पर चर्चा करें। संभावित खतरों को पहचानें और सुरक्षा पक्षों पर चर्चा करें। पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले यातायात के साधनों पर भी चर्चा करें ताकि बच्चों को इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इसके बाद बच्चों की कलम से दिया है, यहाँ पर किसी बच्चे ने लिखा है कि अगर टेस्ट में फेल हो जाए तो उन्हें 30 डंडे पड़ते थे, टेस्ट में मस्ती करते थे तो 15 डंडे, होमवर्क नहीं किया तब 8 डंडे लगते थे, नाखून दांत ड्रेस साफ सुथरे ना हो तो 30 दंड बैठक होती थी, अगर टीचर क्लास में ना हो पर मस्ती करोगे तो 2 घंटे तक एक पैर के बल पर खड़े रहना होगा उन्हें, अगर आधी छुट्टी के बाद समय पर क्लास में नहीं पहुँचे तो 1 घंटे तक दोनों हाथों को ऊपर करके बेंच पर खड़ा होना पड़ेगा। ये लिखा है सागर मिश्रा ने, जो कक्षा 5 के छात्र हैं, चकमक से, देवास मध्य प्रदेश। तो इस बच्चे ने अपने स्कूल में मिलने वाली सज़ा के बारे में यहाँ बताया है कि उन्हें किस तरह से सज़ा मिलती थी। अब आगे इसीलिए कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, क्या तुम्हारे स्कूल में भी सज़ा मिलती थी? बिल्कुल मिलती थी, काफ़ी सज़ा मिलती थी बच्चों को। तुम क्या सोचते हो स्कूल में सज़ा होनी चाहिए? देखिए सज़ा तो नहीं होनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि सज़ा मिलने से बच्चे सुधरते नहीं हैं, बल्कि और इससे टीचर के प्रति उनमें एक ऐसी भावना, विरोध की भावना जागृत होती है कि ये टीचर तो बहुत ज़्यादा दंड देता है, इसलिए वो उससे और भी दूर होने लगते हैं। यदि तुम्हारे ऐसी किसी घटना से सामना हो तो क्या करोगे? देखिए बच्चों को दंड देने की बजाय आवश्यक होता है उन्हें समझाया जाए। हालांकि बच्चे, आजकल के बच्चे तो मानते ही नहीं, बिल्कुल भी, पहले भी नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी उन्हें सजा ना देके उन्हें समझाना ज़रूरी होता है। छोटे बच्चे हैं, समझाने से समझ भी जाते हैं। क्या सज़ा देना ही गलत काम के सुधार का तरीका है? बिल्कुल भी नहीं है, ये तरीका गलत है। बच्चों को आराम से समझाना चाहिए। इसके बाद यहाँ दिया है, पाठ में इस तरह का संदर्भ देने का उद्देश्य स्कूल में सज़ा देने की प्रवृत्ति को रोकना है और इस मुद्दे पर कक्षा में बातचीत करें और बच्चों को प्रेरित करें ताकि वे आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना सीखें। चलिए, ये फर्स्ट लेसन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आज केवल हम फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद हम एक साथ 2-3 लेसन एक ही बार में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इनमें जो मुख्य पॉइंट्स हैं केवल उनको हम यहाँ कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में।